This is what Israel does. Israel kills voices. Israel kills righteousness. Israel kills journalists. Israel kills everyone. पाकिस्तान इंसाफ का और शांति का नया मसीहा बन गया है। मैंने प्रवीण साहनी जी से बातचीत की थी इस बारे में कि पाकिस्तान को क्यों एक डेस्टिनेशन के तरह से चुना जा रहा है। तो अलग अलग जो देश हैं उनके विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। रविवार और सोमवार दोनों दिन ये बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका का हमला भी लगातार जारी है। 10 दिनों के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10 दिनों की ये बंदिश या 10 दिनों की मोहलत मिल रही है। कोई मोहलत नहीं है। ईरान इस बात को अच्छे तरीके से समझता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नापाक चाल है 10 दिनों की बात कहना। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान पर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी बात तो इस जंग में 1 महीना गुजर जाने के बाद जो हूतीज़ हैं, जी हाँ हूती जिसको मिलिशिया कहता है, जो अमेरिका है यानी आतंकवादी समूह एक तरह से कहता है, वो यमन का जो ये ग्रुप है, ये समूह है, उसने पहली बार इस जंग में भाग ले रहा है और इजराइल पर बमबारी कर दी है उसने मिसाइलों पर। एक ही पल में आती हूँ, इस खबर को विस्तार से बताती हूँ क्योंकि पूरी तरीके से गेम चेंजर हो सकता है। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि हूतीज़ को वो सपोर्ट नहीं करता आधिकारिक रूप से हूती उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे के साथ उनके बहुत ही एक तरह से भाई वाले रिश्ता है। आपको याद होगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी मेरी साथ जो बातचीत है उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं या एक दूसरे के लिए एक अच्छा भाव रखते हैं, ब्रदरली फीलिंग रखते हैं। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अब अलग अलग देशों से लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान इंसाफ का और शांति का नया मसीहा बन गया है। मैंने प्रवीण साहनी जी से बातचीत की थी इस बारे में कि पाकिस्तान को क्यों एक डेस्टिनेशन के तरह से चुना जा रहा है। तो अलग अलग जो देश हैं उनके विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। रविवार और सोमवार दोनों दिन ये बातचीत जारी रहेगी। इस बारे में लगातार आपको बताऊंगी। पहले आपको यमन के जो हूतीज़ हैं उन्होंने जो मिसाइलें लॉन्च की हैं उनके बारे में बड़ी खबर आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये कभी नहीं सोचा अमेरिका ने, और मैं आपको बताती हूँ कि इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो किस तरह से इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ लड़ने का, फाइट करने का और उनको लोहे के चने चबवाने का जो उनका रिकॉर्ड है वो क्या बताता है। आप ये सोचिए, ईरान को एक तरह की जो मदद मिल रही है, एक तरह की दैवीय या मैं कहूँगी एक डिवाइन मदद के तौर पर जो लोग आ रहे हैं और ईरान की मदद कर रहे हैं। तो ये यमन के ये हूती हैं, इन्होंने मिसाइल से अटैक कर दिया है और इसके अलावा ये जंग अगले मकाम पर, अगले स्तर पर पहुंच गई है। जंग के अलग अलग मकाम होते हैं, जैसे कहा जाता है इश्क के मकाम होते हैं, ऐसे जंग के भी मकाम होते हैं। मैं एक पैसिफिस्ट हूं और हमेशा शांति में विश्वास रखती हूं, लेकिन इस जंग में आप देख रहे होंगे कि मैं नैतिक रूप से ईरान के साथ हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान के ज़रिए शुरू की गई जंग नहीं है। अक्सर इस डिस्क्लेमर को मैं आपके सामने बताती हूँ कि मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ और मैं शांतिवादी हूँ, मैं महात्मा गांधी की फॉलोवर हूँ, लेकिन जब किसी के ऊपर जंग थोपी जाए तो ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसका धर्म है कि उस जंग को वो लड़े और अपने नागरिकों की रक्षा करे। तो आप ये देखिए कि मैंने आपको 2 बड़ी खबरें बताई हैं इस बारे में। अब ये देखिए, आपके ये कह रहे हैं जो विद्रोही हैं, रिबेल्स उनको कह सकते हैं, या जिस तरह से मिलिशिया या आतंकवादी कहता है अमेरिका, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक पूरी कड़ी बराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट की हैं सेंसिटिव इजरायली मिलिट्री साइट्स को। इससे पहले मैं आपको खबर बता रही थी कि आईडीएफ को अब फौजी नहीं मिल रहे हैं। इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है वो बिल्कुल क्रैश हो रही है और उसको फौजी नहीं मिल रहे हैं लड़ने के लिए। इधर ईरान की फ़ौज जैसे काफ़ी नहीं थी, अब हूतीज़ भी आ गए हैं उनके साथ। वो कह रहे हैं कि जो उनकी सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील जो सैनिक ठिकाने हैं उस पर हमला किया गया है। अब इजराइल तो कभी कबूलेगा नहीं कि आखिर नुकसान इसको कितना हुआ। ये देखने के लिए भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई ऐसा मीडिया हाउस ईमानदारी से इस बात को बता सके। तो ये आप ये देखिए कि यमन का जो हूती रिबेल्स हैं उन्होंने इजराइल के ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी जो इनके ब्रिगेडियर हैं, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं हूतीज़ के, उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक उन्होंने शनिवार की रात को किया है। अल मसीरा सैटेलाइट टेलीविज़न को ये बात बताई और ये जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी रहेंगी जब तक के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, यानी ईरान जब तक जीत नहीं जाता तब तक ये होता रहेगा। और उन्होंने कहा कि तमाम तरह से जो अग्रेशन है, तमाम फ्रंट्स पर जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो जारी रहेगा। सारी ने इस बात को कहा। जो इजरायली मिलिट्री है उसने कहा कि एक मिसाइल कम से कम उसने इंटरसेप्ट की है, यानी उस मिसाइल को पकड़ लिया और उसको ध्वस्त भी कर दिया। तो जो बराज का मैं जिक्र कर रही हूँ, यानी कई मिसाइलें, तो उनमें से अगर एक को इंटरसेप्ट किया है और पकड़ लिया है तो बाकी मिसाइलों का क्या हो रहा है ये भी हमें बताया इजराइल कम से कम। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो पूरी तरीके से
जो उन्होंने कहा कि एक तरह का स्टेटमेंट ये दिया कि जो मिडल ईस्ट है, आप ये देखिए ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि जो उनकी इकोनॉमी है उसको भारी नुकसान पहुंच रहा है, और हुतीज़ के इसमें शामिल होने के बाद मैंने कहा कि जंग अगले स्तर पर पहुंच रही है। ये जंग नीचे नहीं आ रही है, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ये जंग लगातार जारी है क्योंकि इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, अमेरिका का हमला भी लगातार जारी है। 10 दिनों के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10 दिनों की ये बंदिश या 10 दिनों की मोहलत मिल रही है, कोई मोहलत नहीं है। ईरान इस बात को अच्छे तरीके से समझता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नापाक चाल है 10 दिनों की बात कहना। तो 2014 से यमन की जो राजधानी है सना, उस पर इन लोगों का कब्ज़ा है। यानी ऐसा नहीं है कि यमन की जो पूरी सरकार है उसको ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो राजधानी है 2014 से 12 साल से इनका कब्ज़ा है, और अभी तक इस जंग से ये दूर रहे थे। और ये मिलिशिया का जो अटैक है ये शिपिंग वेसल्स पे हुआ। इजराइल हमास की जो वॉर चल रही थी, या मैं कहूँगी जो गाज़ा पर जो एक ऑनस्लॉट था इजराइल का, उस दौरान भी इजराइल के जो वेसल्स थे उन पर हमला किया गया था इनके ज़रिए। और आपको ये अच्छी तरह याद है कि किस तरह से उस वक्त भी पूरा जो रेड सी का जो इलाका है उसमें जो टर्बुलेंस था, उसमें जो पूरी एक जंगी गतिविधियाँ थीं वो किस तरह से अपने शबाब पर पहुँच गई थी। और ये वो जो रेड सी का पूरा इलाका है, आप सोचिए 1 ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं हर साल उससे यहाँ से सामान गुजरता है, 1 ट्रिलियन डॉलर का। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से 100 जो मर्चेंट वेसल्स थे, मिसाइल्स और ड्रोन्स को ले जा रहे थे, वो उस शिप्स को उन्होंने डुबा दिया था। ये घटना है नवंबर 2023 से जनवरी 2025 की, और 2024 में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने हुतीज़ के ऊपर ये स्ट्राइक्स भी लॉन्च की थी, उनके ऊपर हमला भी किया था। ये भी आपको याद होगा, ये खबर जो अपने आप में एक तरह से बहुत ही मैं कहूँगी एक धार्मिक नारेबाजी करते हुए, इस तरह के नारेबाजी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये अटैक किया था। तो ये पूरे साल का जो मैंने आपको ब्यौरा दिया है, देखिए यानी हुतीज़ किस तरह से, उनकी क्षमता क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एक इकोनॉमिक तो एक झटका है ही इस पूरी खाड़ी के लिए, लेकिन मैं आपको ये भी चाहती हूँ कि मैं याद दिलाऊँ और एक हिस्सा ज़रूर इस्तेमाल करूँ कि पाकिस्तान को आखिर इस बातचीत के लिए क्यों चुना जा रहा है, क्यों जो पाकिस्तान में जो अधिकारी हैं अब फ़िलहाल वो ये कह रहे हैं, और विदेश मंत्री पाकिस्तान के, वो इस पूरी बातचीत को लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत होगी, और सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश होगी वो डी एस्केलेट करना होगी टेंशन को। यानी ये जो पूरा तनाव इस इलाके में है, जो बमबारी हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, उसको डी एस्केलेट यानी उसके स्तर को कम किया जाए। मैं चाहती हूँ आप प्रवीण साहनी को सुनिए। पाकिस्तान ये कहाँ से आया, कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने बताया कि क्या वजह रही, आखिर क्यों पाकिस्तान को उसमें चुना गया। इस वीडियो के आखिर में मैं चाहती हूँ कि मैं जो फातिमा फतूनी है, जो पत्रकार रिपोर्ट कर रही थी लेबनान से, उन पत्रकार को हद की हत्या कर दी गई है, और इस जंग में पिछले 48 घंटे में 2 पत्रकारों की हत्या की गई है। मैं सलाम करती हूँ इस पत्रकार को। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि जब पहली बार, इससे पहले उनके ऊपर हमला हो चुका था, और वो दिखा रही हैं इस हमले की तस्वीरों के तौर पर कि देखिए माइक और ये हेलमेट और ये जो वेस्ट इन्होंने पहना हुआ है, ये सुरक्षा की पेटी, ये उनके हथियार हैं जिन हथियारों को न्यूट्रलाइज करने के लिए IDF उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो पहले हमले में कामयाब नहीं हुआ, अब ये दोबारा हमला किया, उसमें कामयाब हो गया। ये देखिए कि ये बहादुर महिला, मैं सलाम करती हूँ इन जैसे लोगों की वजह से पत्रकार ज़िंदा हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ फातिमा को कि उन पर पहली बात तो उनकी जो आत्मा है उसको शांति मिले, उनकी रूह को शांति मिले। और दूसरे मैं ये भी कहना चाहती हूँ साथ साथ कि फातिमा
की जो रिपोर्टिंग है, उनकी जो पत्रकारिता है, वो जिंदा रहेगी। जब भी दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी पत्रकार एक सच्चाई भरी पत्रकारिता करता है, रिपोर्टिंग करता है, फातिमा की आवाज़ उसमें शामिल रहेगी। मैं आपको छोड़ जाती हूँ इन वीडियोस के साथ, जिन वीडियोस में फातिमा के जो दोस्त हैं पत्रकार, जो उनके सहयोगी कॉलीग्स हैं, वो उनके लिए क्या कह रहे हैं, इन्हीं वीडियोस के साथ छोड़ जाती हूँ। नमस्कार। Israel just killed 2 of the best journalists in Lebanon. Heroes, literal heroes, who used to stand in the face of death to report the atrocities that Israel does. And right now, Israel killed them. I knew that they were going to end up as martyrs one day. Because heroes like that do not deserve any other ending than martyrdom. But my heart breaks for their families. My heart breaks for the people who know them personally and the people who know them and are yet to know that they have died. This is what Israel does. Israel kills voices. Israel kills righteousness. Israel kills journalists. Israel kills everyone.